In this video, we will discuss NCERT Microeconomics first chapter, that is Introduction of Microeconomics. ठीक है? In this chapter, we will start this chapter with economic problems. What is mean by the economic problem? The economic problem is the problem of choice. Means we have unlimited wants and limited resources, and between them we have to choose एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ दैट. मीनिंग हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से मतलब हमारा ये है कि हमारी बॉन्ड्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है. मीनिंग हम चाहते बहुत कुछ है बट हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं. तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज को किस अकॉर्डिंग किस चॉइस में हम यूज़ करें, वो ही होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. अब आपके बुक्स में कई बार प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वर्ड ना देके इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जनरली मीनिंग निकलता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. अब बात आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज क्यों होती है, इसके रीजन क्या है कि हमें चॉइस करना पड़ रहा है, इसका रीजन क्या है. तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होने के दो तीन रीजन है. मेन क्या है, फर्स्ट क्या है, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. स्केयर रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज स्केयर्स है तभी चॉइस की प्रॉब्लम हो रही है. अगर आप रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, मीनिंग आपके पास 100 रुपीज़ है, आप 100 रुपीज़ से आप पिज्ज़ा भी कंज्यूम करना चाहते हो, आप उससे मूवी देखना चाहते हो, प्लस आप सेविंग करना चाहते हो. आपके पास तीन ऑप्शन है 100 रुपीज़ में. आपके पास ऑप्शन आए क्यों, क्योंकि वॉन्ट्स क्या है आपकी अनलिमिटेड. मतलब आपको तीनों चीज़ करनी है, सेविंग भी करनी है फॉर योर फ्यूचर ड्रेस और समथिंग. आपको क्या करना है, कंजम्पशन करना है. आपका मन है पिज्ज़ा कंज्यूम करने का तो आपको पिज्ज़ा कंज्यूम करना है. देन आपको क्या करना है, आपका थर्ड ऑप्शन है मूवी देखना, वो भी आपको एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी है. बट आपको तीनों में से एक ही चॉइस करना है. मतलब तीनों में से एक ही चीज़ को चॉइस कर सकते हैं. क्यों, बिकॉज रिसोर्सेज स्केर्स है. मीनिंग आपके पास 100 रुपीज़ सेव है, एक ही 100 रुपीज़ है, उस 100 रुपीज़ को आप कहाँ यूज़ करो. तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट क्यों है, क्योंकि रिसोर्सेज स्केयर है. मीनिंग आपके पास 100 रुपीज़ ही है. देन सेकेंड चॉइस की प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, बिकॉज यू हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स. मतलब अगर आपके पास 100 रुपीज़ है और आपको बस मूवी ही देखना है तो कोई चॉइस क्रिएट ही नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हुआ. तो चॉइस की प्रॉब्लम क्रिएट होने के मेन दो रीजन है. फर्स्ट इज रिसोर्सेज का स्केयर होना, लाइक वी हैव ओनली 100 रुपीज़. सेकेंड इज वी हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स, लाइक वी वॉन्ट टू कंज्यूम पिज्जा, we want to watch movie and we want to save also. So second is unlimited wants. So economic problem is problem of choice, and problem of choice will create due to two reasons. First is scarcity of resources, or we can say that scarce resources, and second is unlimited wants. We have unlimited wants. Okay, now we will move ahead the types of economic problem. हमने यहाँ देखा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. रीजन क्या है इनके अराइज होने के, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड सेकेंड इज अनलिमिटेड वॉन्ट्स. अब बात आती है ये चॉइस की प्रॉब्लम तीन टाइप से क्रिएट होती है. चॉइस की प्रॉब्लम के 3 टाइप्स होते हैं. तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैव 3 टाइप्स. फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस. फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन की चॉइस का, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, चॉइस ऑफ प्रोडक्शन. तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज द व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम. डी द चॉइस ऑफ प्रोडक्शन, कि मैं कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करूं. देखो इकोनॉमिक्स में क्या है, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है और हमारी बॉन्ड अनलिमिटेड है, बॉन्ड्स हमारे पास है. तो बात आती है कि जो प्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स में वो कौन सी गुड्स का हो, कंज्यूमर गुड्स का हो, कैपिटल गुड्स का हो, वॉरेबल गुड्स का हो, या अदर गुड्स का हो, क्योंकि सबकी डिमांड है. बट जो व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम है वो ये डिस्कस करता है कि प्रोडक्शन किस यूनिट का हो, किस कॉमोडिटी का हो. तो मतलब ये डील किसकी करता है, ये बात किसकी करता है, चॉइस ऑफ प्रोडक्शन.
चॉइस ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है ये। चॉइस ऑफ प्रोडक्शन मीन्स वी विल प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो दो टाइप की चॉइस क्रिएट होती है। फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स एंड सेकेंड इज कैपिटल गुड्स। मीन्स हम कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करें, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें। कंज्यूमर गुड्स दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर, मतलब जो डायरेक्टली कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम कर ली जाती है। जैसे आपने एक मिल्क परचेज करा फॉर हाउस होल्ड, मिल्क विल बी कंसिडर एज ए कंज्यूमर गुड्स। मीनिंग एक हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड मतलब हम जैसे लोग, हम जाते हैं मार्केट में मिल्क परचेज करते हैं और उसका डायरेक्टली कंजम्पशन कर लेते हैं, तो मिल्क एज ए कंज्यूमर गुड्स हुआ। देन कैपिटल गुड्स, की कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। जो कैपिटल गुड्स से मीनिंग है दोज गुड्स विच आर हेल्पफुल टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय कंज्यूमर, और कैपिटल गुड्स मीन्स दोज गुड्स विच आर हेल्पफुल टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स। तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें लाइक मशीन्स, इक्विपमेंट्स, इनका प्रोडक्शन करें। किसका प्रोडक्शन करें? तो ये प्रॉब्लम किस में आती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करें। देन हमारी सेकंड प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस। फर्स्ट ने डिसाइड करा कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है, सेकंड प्रॉब्लम डिसाइड करती है कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करना है आपको। तो सेकंड प्रॉब्लम इज हाउ टू produce. Our second problem discuss with production technology choice, मतलब which technology we should choose for our economic system, मतलब हमें कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके गुड्स का प्रोडक्शन करना है। अब यहाँ पे टू टाइप्स की टेक्नोलॉजी को कंसिडर किया जाता है जनरली। फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव, सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव। तो यहाँ पे आता है कौन सा क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे था चॉइस ऑफ प्रोडक्शन डील होता है, वैसे यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस में कौन सी प्रॉब्लम आती है? सिंपली choice of production technology, production टेक्नोलॉजी, कि हम कौन सी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को यूज करें। अब बात आती है कौन सी से, मतलब यहाँ पे भी वैरायटी होगी टेक्नोलॉजी में। तो देयर हैव टू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। फर्स्ट इज कैपिटल इंटेंसिव, second is labor intensive। मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करें या लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करें। सो वी शुड discuss what is mean by the capital intensive and what is mean by the labor intensive. So capital intensive technology are those technology which used more capital than labor in the production process. Meaning capital intensive technology are those technology which used more capital than labor, मतलब जो बहुत ज़्यादा कैपिटल यूज करती है कंपेयर टू लेबर की, वो टेक्नोलॉजी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है। वेयर इज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मीन्स दोज टेक्नोलॉजी which used more labor than capital in the production process, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को कंज्यूम करती है और कैपिटल कम कंज्यूम करती है। ठीक है। तो अब इन दो टेक्नोलॉजी में से कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें? आपकी इकोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट है? जैसे फॉर इंडिया में क्या है, लेबर चीपर प्राइस में अवेलेबल है, तो इंडिया में लेबर इंटेंसिव ज़्यादा प्रॉफिटेबल है देन कैपिटल इंटेंसिव के। वहीं यूएसए जैसी कंट्री जहाँ लेबर बहुत ही एक्सपेंसिव है, वहाँ कैपिटल इंटेंसिव शुड बी यूज। तो समझ में आया लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव कौन सी टेक्नोलॉजी को आपको यूज करना है। एंड थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। फर्स्ट क्या प्रोड्यूस करें, सेकेंड कैसे प्रोड्यूस करें, एंड थर्ड किसके लिए प्रोड्यूस करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस।
फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब फॉर हुम टू प्रोड्यूस में बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका जो नेशनल इनकम है, जो आपका प्रोडक्ट है, नेशनल प्रोडक्ट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। आपने इसमें डिसाइड करा क्या बनाना है, आपने डिसाइड कर लिया। मे बी आपने कंज्यूमर गुड्स बनाए, इसमें डिसाइड करना था कैसे बनाना है, तो आपने डिसाइड करा हमने बनाना है लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, वट एवर यू वॉन्ट टू चूज, यू हैव चूज, लेट अस अज्यूम you have choose labor intensive technology. The third problem is for whom to produce. The for whom to produce problem discuss about the distribution problem, means how to distribute our national income with different groups and different sectors. So these problems discuss the distribution problem. So distribution problem. डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन किस अकॉर्डिंग किया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन से मीनिंग है कि आपका जैसे यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव थे, लेबर इंटेंसिव थी कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाए, तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन के भी 2 मेथड्स होते हैं जनरली कि कौन सा मेथड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो फर्स्ट इज सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है कि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करो कि लेबर ने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया तो लेबर को ज़्यादा शेयर मिलेगा नेशनल इनकम में, वेजेस और कैपिटल ने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया तो कैपिटल को ज़्यादा शेयर मिलेगा। मतलब जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको उनकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब बात आती है कि व्हाट इज मीन बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द inputs which are used in production process. Like generally in the production process we used 4 factors या 4 inputs. First is we can discuss here factor of production. Factor of production generally we discuss 4 inputs. First is land. First is land, second is capital, and third is first land, capital, and third is labor, and fourth is entrepreneur. ठीक है। अब लैंड यूज होता है, कैपिटल यूज होता है, लेबर यूज होता है, एंटरप्रेन्योर यूज होता है। दीज आर नॉन एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्रोसेस, विच आर यूज एज ए इनपुट इन प्रोडक्शन। सो लैंड को उसकी सर्विस के बदले क्या मिलता है, लैंड ने अपनी सर्विस दी इन प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उसके अगेंस्ट इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा रेंट। कैपिटल ने सर्विस दी, इसके अगेंस्ट इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। लेबर ने सर्विस दी, इसके अगेंस्ट इसको क्या मिलेगा, वेजेस। और जो एंटरप्रेन्योर है उसने सर्विस दी, उसके अगेंस्ट उसको मिलेगा प्रॉफिट। जनरली वी सिंबलाइज दिस लाइक पाई। आगे वाली क्लासेस में मे बी मैं प्रॉफिट की जगह डायरेक्टली सिंबल लिखूंगी पाई का, तो मीनिंग क्या होगा, पाई इक्वल्स टू प्रॉफिट। ठीक है। तो दीज आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अगर मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज के अकॉर्डिंग उनको कंट्रीब्यूट करती हूँ तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। मतलब सेक्टर जो डिफरेंट सेक्टर है उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो नेशनल इनकम, तो देन इट विल बी कंसीडर्ड एज सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन। देन सेकंड इज इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है ग्रुप्स के, कि रिचर क्लास को ज़्यादा देना, पुअर क्लास को कम देना, मतलब ग्रुप के वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दैट विल कंसीडर इन इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रुप्स के अकॉर्डिंग कि रिचर क्लास को क्लास के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, मिडिल क्लास, हायर क्लास, पुअर क्लास, इनको किस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है।
आई होप इट विल क्लियर. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट क्यों होती है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण, अनलिमिटेड वर्ड्स के कारण. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब 3 टाइप की प्रॉब्लम होती है, मतलब 3 चॉइस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है. फर्स्ट इज क्या प्रोड्यूस करूँ, व्हाट टू प्रोड्यूस. सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करूँ. थर्ड इज किसके लिए प्रोड्यूस करूँ, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है चॉइस ऑफ प्रोडक्शन, कि बनाऊँ क्या, चॉइस ऑफ प्रोडक्शन. सेकंड इज इसको आपने फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करा, कंज्यूमर गुड्स बनाऊँ या कैपिटल गुड्स बनाऊँ. फॉर हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम डिस्कस करता है चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करूँ, कैपिटल इंटेंसिव को करूँ, लेबर इंटेंसिव को करूँ. एंड थर्ड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, दैट इज डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, कि सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन करूँ या इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करूँ. आई होप इट विल क्लियर. स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज मीन बाय द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. Now question is, what is economic? The question, what is mean by the economics? So now I'm going to explain what is meaning by economics. Economics is a subject matter that focus on rational management of scarce resources in such manner that our economic gain are maximized at micro level as well as macro level. मीनिंग हमारा जो इकोनॉमिक्स है ये एक सब्जेक्ट मैटर है जो फोकस करता है रैशनल मैनेजमेंट पे. मतलब इकोनॉमिक्स एक रैशनल मैनेजमेंट की बात करता है. अब रैशनल मैनेजमेंट किसका, ऑफ स्केयर रिसोर्सेज. देखो यहाँ पे मैंने डिस्कस करा है कि मेन कंटेंट क्या है, रैशनल मैनेजमेंट किसका, ऑफ स्केयर रिसोर्सेज. अब इनका मैनेजमेंट इस अकॉर्डिंग करना सो दैट हमारा इकोनॉमिक गेन मैक्सिमाइज हो सके. जैसे एक कंज्यूमर के लिए उसका इकोनॉमिक गेन होगा उसका सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना, प्रोड्यूसर के लिए उसका इकोनॉमिक गेन होगा उसका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, सो दैट आपके रिसोर्सेज का इस अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करना सो दैट हमारा इकोनॉमिक गेन मैक्सिमाइज हो जाए. यही सब्जेक्ट मैटर, यही बात कौन करता है, इकोनॉमिक्स बात करता है. आगे हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स हमने देख लिया, ये रैशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं, बट इकोनॉमी क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है जो फोकस करता है रैशनल मैनेजमेंट पे. वहीं इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक सिस्टम है, जोग्राफिकल एरिया है अंडर विच या वेयर वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर टू बी सॉल्व. मतलब एक एरिया जहाँ पे अगर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वो एरिया मेरा बन जाता है इकोनॉमी. जैसे राजस्थान इकोनॉमी, तो राजस्थान इकोनॉमी में हम डिस्कस करते हैं कि राजस्थान में पॉवर्टी कैसा है, वहाँ पे प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज किया जाए. वहीं इंडियन इकोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी लेवल कैसा है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो पर्टिकुलर एरिया में करते. तभी तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है, इंडियन इकोनॉमी, ये लिखा नहीं रहता क्या. इंडियन इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक सिस्टम कहाँ का, इंडिया का हम स्टडी करते हैं यहाँ पे. तो इकोनॉमी क्या है, एक जोग्राफिकल एरिया वेयर्स अंडर मैनी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आर टू बी सॉल्व. ये पर्टिकुलर एरिया वाइज सिस्टम को इंडिकेट करता है, ये करता है मैनेजमेंट को. सिंपल सी बात है, ये मैनेजमेंट की बात करता है, रैशनल मैनेजमेंट की. इकोनॉमी क्या बोलता है, अगर किसी एरिया में ये मैनेजमेंट हो रहा है तो वो इकोनॉमी बन जाता है उस एरिया की. ठीक है, जैसे राजस्थान इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी. अब आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे कि कितने टाइप्स की होती है इकोनॉमी. 3 टाइप्स की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. तो कैपिटलिस्ट में क्या होता है, सारे रिसोर्सेज किसके अंडर में रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंडर में रहते हैं. रिसोर्सेज की ऑनरशिप किसके पास होती है, प्राइवेट सेक्टर के पास होती है. और प्राइवेट का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, बात ये आती है प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सारे ऑनरशिप डिसीजंस कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर. बट वो करता क्यों है, उसका मेन मोटिव क्या है. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल दो या फिर प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट. तो क्या करना, मैक्सिमाइज करना क्या, प्रॉफिट को. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही क्या होता है, मेन मोटिव होता है किसका, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का.
इसका एग्जाम्पल लाइक यूएसए, ठीक है। वेयर है सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या बात करता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में मेजर जो कंट्रोल होता है रिसोर्सेज का वो किसके हाथों में होता है? द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड एंड डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जहाँ यहाँ प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, यहाँ पे कौन करेगा? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट विल डिसाइड एंड गवर्नमेंट विल टेक डिसीजंस। देन आपका ये आता है कि इस कैपिटलिस्ट में जो मेन मोटिव था वो था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वैसे सोशलिस्ट में मेन मोटिव क्या रहता है? वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि गवर्नमेंट क्या रोल करती है, गवर्नमेंट क्यों बनती है? गवर्नमेंट बनती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो उसका मेन मोटिव भी होता है सोशल वेलफेयर इंक्रीज करना। तो मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर इंक्रीज करना, ठीक है। यहाँ पे मेन मोटिव होता है इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट को इंक्रीज करना। इनका मेन मोटिव होता है वेलफेयर, सोशल वेलफेयर या सोसाइटी का वेलफेयर को इंक्रीज करना। एग्जाम्पल क्यूबा। ओके, नाउ द थर्ड टाइप इज मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो नाम से पता चला मिक्स्ड मीन्स यहाँ पे कैपिटलिस्ट का फीचर भी होगा, सोशलिस्ट का भी फीचर होगा। कैपिटलिस्ट का फीचर क्या है? रिसोर्सेज किसके अंडर में? प्राइवेट सेक्टर के अंडर में। सोशलिस्ट का फीचर क्या है? रिसोर्सेज किसके अंडर में? गवर्नमेंट सेक्टर में। तो मिक्स्ड में क्या होगा? दोनों के हाथों में होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, प्लस आपका गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब बात आती है इसका मेन मोटिव क्या होगा? इसका मेन मोटिव दोनों होगा। प्राइवेट का जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, सोशलिस्ट में क्या होता है? गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का होता है सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पे दोनों है तो दोनों के मेन मोटिव आ जाएंगे। प्राइवेट का मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विथ सोशल वेलफेयर। या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज सोशल वेलफेयर, मतलब दोनों इसका मेन मोटिव होता है। एग्जाम्पल यू नो ऑलरेडी अ कंट्री इंडिया, इंडिया इसका एग्जाम्पल हो गया। तो क्लियर है, कैपिटलिस्ट प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है सारे रिसोर्सेस, मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। एग्जाम्पल यूएसए। सोशलिस्ट गवर्नमेंट के हाथ में ओनरशिप, मेन मोटिव सोशल वेलफेयर इंक्रीज करना। एग्जाम्पल क्यूबा। नेक्स्ट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के हाथों में रिसोर्सेज, और मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना एज वेल एज वेलफेयर क्रिएट करना। और एग्जाम्पल है इंडिया। नाउ वी हैड डिस्कस्ड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। We already had discussed economy. Economy is nothing, is a geographical area where under various economic problem are to be solved, ठीक है। Like Indian economy. Indian economy में हम जैसे इंडिया के अंदर जो भी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है उसकी डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट हो सकता है इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है। इंडिया ने अडॉप्ट कर रखा है मिक्स्ड, बट नाउ वी आर मूविंग अहेड टू कैपिटलिस्ट। अब पहले हमारा क्या था? सोशलिस्ट था स्टार्टिंग में, फिर हम मिक्स्ड में, अब हम धीरे धीरे मूव करें कैपिटलिस्ट में, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे। हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन को फोकस कर रही है, तो हम मिक्स्ड से अब कहाँ जा रहे हैं? धीरे धीरे कैपिटलिस्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब आता है जो इकोनॉमिक्स है उसका एनालिसिस करने के टू मेथड्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, फर्स्ट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, सेकंड इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। बात आती है पॉजिटिव, क्या बात करते हैं? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब ये होता है, ये डिस्कस करता है कि आपका जो मैकेनिज्म है वो फंक्शन कैसे करता है, मतलब आपका जो कोई मॉडल है, वो थ्योरी है, वो वर्क कैसे करती है। आपका जैसे डिमांड इंक्रीज हुआ, जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ किसी प्रोडक्ट का, तो उसके थ्रू क्या हो गया? डिमांड डिक्रीज हो गया। तो इसने जस्ट पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस आपको जस्ट ये बताता है कि ये मैकेनिज्म कैसे हुआ कि आपका डिमांड डिक्रीज हुआ। तो ये कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता है, सिंपल सी।
पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में हम मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, उसका डिस्कस करते हैं कि प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हुआ, ठीक है। वेयर इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में हम देखते हैं वेदर दिस मैकेनिज्म आर डिजायरेबल और नॉट। मतलब पॉजिटिव बताता है मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है, नॉर्मेटिव बताता है क्या ये मैकेनिज्म डिजायरेबल है भी या नहीं। तो ये बात करता है एनालिसिस की कि ये जो तो आपका प्राइस इंक्रीज होने से जो डिमांड डिक्रीज हुआ है, क्या ये डिजायरेबल है इकोनॉमी के लिए या नहीं, ये बात करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। तो पॉजिटिव बात करता है मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। तो इसमें दो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज दिस, मतलब ये क्या है, कि ये क्वेश्चन की बात करता है कि व्हाट इज दिस, प्राइस इंक्रीज हुआ तो ये कब हुआ, कॉज की बात करा कि प्राइस इंक्रीज हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, डिमांड डिक्रीज हुआ, ये बात करता है पॉजिटिव। नॉर्मेटिव बात करता है whether this mechanism are desirable or not, मीनिंग ये बात करता है what ought to be done, कि होना क्या चाहिए। तो ये बात करता है what should be done and what ought to be done। तो what should be done, कि होना क्या चाहिए। तो ये पॉलिसी से रिलेटेड होता है क्योंकि वेलफेयर की बात करता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस स्टडी अबाउट द वेलफेयर इकोनॉमी। हम जब वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम नॉर्मेटिव अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। जब हम नॉर्मली बात करते हैं कि मैकेनिज्म कैसे चलता है, क्या फंक्शन होता है, कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो डिमांड कैसे इफेक्ट करेगी, तो हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये आपको। इसी के साथ अब आता है कि इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स कैन बी डिवाइडेड इन टू 2 कैटेगरी, लाइक फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। तो ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक कैटेगरी है इकोनॉमिक्स की जो ब्रॉडली कैटेगराइज हो सकती है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकेंड इज मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट ए इंडिविजुअल लेवल, और जैसे हम जनरली इंडिविजुअल लेवल बोलते हैं। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या डिस्कस करता है, जब हम कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल यूनिट के रिगार्डिंग चेक करते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंक्रीज होने पर कैसे बिहेव करता है, एक कंज्यूमर की प्राइस इंक्रीज होने पर वो कैसे बिहेव करता है, एक प्रोड्यूसर प्राइस इंक्रीज होने पर कैसे बिहेव करता है। तो हमारा एनालिसिस होता है, हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, डिस्कस करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट ए इंडिविजुअल लेवल। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है, जैसे माइक्रो क्या बात करता है, इंडिविजुअल लेवल की बात करता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है इकोनॉमिक एज ए होल। कि जब मैं बात करती हूँ कि नेशन की इनकम कितनी है, जब मैं बात करती हूँ कि नेशन की इनकम कितनी है, मीनिंग व्हेन वी आर डिस्कसिंग नेशनल इनकम, पॉवर्टी लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमी, तो हमने किसकी बात करी, मैक्रो लेवल। मैक्रो मीन्स एज ए होल इकोनॉमी, माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। तो माइक्रो मीन्स छोटा मतलब वो एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होल, मतलब पूरी कंट्री की एज ए होल यूनिट मानकर वो कैसे स्टडी करता है, तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील करता है एट ए होल इकोनॉमिक लेवल। मतलब एज ए कंट्री को, एक बड़ा कंट्री को मान के जब मैं स्टडी करती हूँ कि नेशनल इनकम कितनी है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, तो वो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल, जैसे माइक्रो में क्या होता है, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी होती है, तो एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए कंज्यूमर
producer. Whereas example of macroeconomics is like aggregate demand, AD aggregate demand and AS aggregate supply. Aggregate demand क्या होता है? ग्रांड टोटल डिमांड. देखो एग्रीगेट डिमांड और डिमांड में डिफरेंस है. डिमांड बात करता है एक कंज्यूमर की डिमांड और एग्रीगेट डिमांड बात करता है कंट्री के सारे कंज्यूमर की टोटल डिमांड. तो जब मैं सारी टोटल डिमांड बात कर रही हूँ एज ए पूरी कंट्री के कंज्यूमर की डिमांड की बात कर रही हूँ तो वो एडीओ बन गया. तो ये पूरी कंट्री की बात हुई, इकोनॉमी एज ए होल, तो एक किसका पार्ट बना? मैक्रो इकोनॉमिक्स. वहीं माइक्रो में ओनली फॉर डिमांड आया किसकी? एक कंज्यूमर की. वहीं एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई, पूरी कंट्री में कितनी सप्लाई क्रिएट हो रही है, सारे प्रोड्यूसर मिलकर कितनी सप्लाई क्रिएट करें, तो वो आता है एएस में, एग्रीगेट सप्लाई में. वेयर सप्लाई ऑफ ए प्रोड्यूसर का मतलब ये होता है एक सिंगल प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई क्रिएट कर रहा है. तो मतलब जब एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती हूँ तो मैं किस पार्ट की स्टडी कर रही हूँ? इकोनॉमिक्स की माइक्रो पार्ट की स्टडी कर रही हूँ. और मैक्रो में क्या होता है? हम पूरी कंट्री को एज ए होल मानकर स्टडी करते हैं. आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा. इकोनॉमिक्स, रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, इकोनॉमी, सिस्टम और जोग्राफिकल एरिया अंडर विच वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर टू बी सॉल्व्ड. टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड. पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या होता है? हम ये डिस्कस करते हैं कि आपका मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है. लाइक प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हुआ, ये वर्क कैसे करा डिमांड डिक्रीज होने का, तो हमने ये डिस्कस करा. तो इसमें हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या? व्हाट इज दिस, मतलब ये कैसे काम कर रहा है, कि कॉजेस क्या रहा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहा. वहीं नॉर्मेटिव एनालिसिस क्या बात करता है? वेदर दिस मैकेनिज्म आर डिजायरेबल और नॉट, कि जो मैकेनिज्म है वो डिजायरेबल है भी या नहीं. तो व्हाट शुड बी डन, कि होना क्या चाहिए, क्या ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए. ठीक है. देन हमने माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा कि इकोनॉमिक्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है जब मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है. वहीं मैं कंट्री एज ए होल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ कि पूरी कंट्री की एक, जैसे मैं पूरी कंट्री को मानकर फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ तो वो किसका पार्ट बन जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स. एग्जाम्पल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. माइक्रो का एग्जाम्पल डिमांड एंड सप्लाई फॉर कंज्यूमर. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू some technical part of this chapter, that is production possibility curve. So what is production possibility curve? The production possibility curve is curve which shows all the possible combinations of two commodities that can be produced with given resources and given technology. Meaning ये एक कर्व है जो शो करता है दो कॉमोडिटी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दैट कैन बी प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस हो सकते हैं विथ गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी. यहाँ पे मैंने गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी वर्ड को एम्फेसाइज करा है. मीनिंग यहाँ पे हम 2 अजम्पशंस लेके चलते हैं इस मॉडल में कि हमारे रिसोर्सेज क्या गिवन है. गिवन से मीनिंग है कि आई हैव ओनली 100 लेबर्स. आई एम नॉट सेइंग दैट कि मेरे पास 100 लेबर ही होगा, मीनिंग कि मेरे पास जो लेबर अवेलेबल है वो ही लेबर रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला. मीनिंग अगर मेरे पास लेबर 1000 है तो आई हैव ओनली 1000 लेबर, और 1000 लेबर को यूज़ करके मैं कौन कौन से प्रोडक्शन कर सकती हूँ, कौन कौन सा कितना कितना प्रोडक्शन कर सकती हूँ दो कॉमोडिटी का, उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को बताता है पीपीसी का. ठीक है. तो यहाँ पे ये 2 वर्ड, ये डेफिनेशन है विच शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कॉमोडिटीज. यहाँ पे हमें एक तो ये पता होना चाहिए ये 2 कॉमोडिटी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बताता है दैट कैन बी प्रोड्यूस. सेकेंड, ये बात करता है पीपीसी प्रोडक्शन की कि 2 कॉमोडिटी का प्रोडक्शन हो सकता है दैट कैन बी प्रोड्यूस. थर्ड, हमें लर्न क्या रखना है, जो हमें श्योरिटी रखनी है विथ गिवन रिसोर्सेज. मतलब हमने रिसोर्सेज क्या माने हैं? गिवन. एंड टेक्नोलॉजी भी क्या मानी है? गिवन. मतलब गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखनी है पीपीसी में. फर्स्ट, इट शोज पॉसिबिलिटी ऑफ 2 कॉमोडिटीज. कौन सी पॉसिबिलिटी? दैट कैन बी प्रोड्यूस विथ गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी. ठीक है. वहीं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या बताता है? ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जो कॉन्सेप्ट है इसको जब मैं टेबुलर फॉर्म के थ्रू प्रेजेंट करती हूँ,
when we are explaining production possibility concept through the table, then it will become production possibility schedule. schedule का meaning होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन किसी भी चीज का. यहाँ प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को जब हम टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करें, दैट विल बिकम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल. हियर वी आर अज्यूमिंग टू कमोडिटीज, क्योंकि हमने यहाँ बात करी है कि टू कमोडिटीज की पॉसिबिलिटीज को शो करता है. तो हियर वी आर अज्यूमिंग टू कमोडिटीज. फर्स्ट इज हैमबर्गर, सेकेंड इज कंप्यूटर. मतलब हम यहाँ पे उन सभी पॉसिबिलिटीज को चेक करेंगे या एनालिसिस करेंगे जो प्रोड्यूस हो सकती है विद गिवन रिसोर्सेज. तो हमारी फर्स्ट कमोडिटी है हैमबर्गर्स, सेकंड है कंप्यूटर. सो अब ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है. जैसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी, एट दिस ए पॉइंट वी आर प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट ऑफ हैमबर्गर्स एंड 0 यूनिट ऑफ कंप्यूटर. मीनिंग हम at this A point we are using all the resources and technology in the production process of hamburgers. Meaning हमने यहाँ पे A point पे सारे resources हमारे और सारे टेक्नोलॉजी हमने कहाँ यूज़ कर दी? हैमबर्गर के प्रोडक्शन में. So we have no any resources left for the using in the production process of computer. So if we are not using any resources in the production process of computer, so we will not produce any quantity and unit of computer. so यहाँ पे हमारा क्या है? कंप्यूटर का प्रोडक्शन क्या होगा? nil, 0 होगा. वही सेकेंड पॉइंट बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बी. बी पॉइंट पे क्या है? वी आर प्रोड्यूसिंग 900 यूनिट्स ऑफ हैमबर्गर्स एंड 1 यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर. Meaning at this point, point B, we are producing hamburgers and also producing computer. If we want to produce computer, like 0 to 1 पे हम गए, हमने D point पे कंप्यूटर का प्रोडक्शन इंक्रीज करा है. So we have to decrease the production of hamburgers. Why? Because we have limited resources. We have given resources. Like we have only 100 labor. So if I want to also produce computer, then we have to withdraw some resources from production of hamburgers, so I can produce computer. Okay, so at B point we are producing 900 units of hamburgers and 1 unit of computer. At point C we are producing 600 unit of hamburgers and second 2 units of computer. Meaning फर्दर मैंने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया कंप्यूटर का. अब मैंने कंप्यूटर का प्रोडक्शन इंक्रीज करा है, तो मेरे को रिसोर्सेज कहाँ से निकालने पड़ेंगे? क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज 100 लेबर ही है, तो मेरे को यहाँ से निकालने पड़ेंगे. मैंने रिसोर्सेज निकाले हैमबर्गर के प्रोडक्शन से. इफ़ आई विड्रॉल सम रिसोर्सेज फ्रॉम हैमबर्गर प्रोडक्शन, देन प्रोडक्शन ऑफ हैमबर्गर विल डिक्रीज. तो हैमबर्गर का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया 900 to 600. एंड इफ आई एम यूजिंग मोर रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, देन कंप्यूटर प्रोडक्शन विल इंक्रीज 1 to 2. तो हमारा सी पॉइंट पर प्रोडक्शन कंप्यूटर का तो इंक्रीज हुआ और हैमबर्गर का डिक्रीज हुआ. ठीक है. एट पॉइंट डी वी आर प्रोड्यूसिंग हैमबर्गर्स 0 and we are producing computer 3 unit. Meaning at this point we are using all the resources in the production process of computer and we are not using any resources in the production of hamburgers. So our production of hamburger will become 0. So this is point 0. I hope it will clear. ये सारी possibility बता रहा है A, B, C, D जो हम produce कर सकते हैं with given resources. Okay, when we plot this concept or when we plot this schedule in graph, we will get production possibility curve. So A, B, C, D ये ग्राफ में हमने यहाँ पे प्रेजेंट करा A point, B point, C point, D point. और when we connect or we add these points, we get production possibility curve. Let's take A point. At this A point, we are producing hamburgers 1000 unit and computer 0. So here we are assuming computer on x-axis, hamburgers on y-axis. हमने x-axis पे कंप्यूटर को मेजर करा है, y-axis पे हमने हैमबर्गर्स को मेजर करा है. ठीक है. अब
यहाँ पे ए पॉइंट पे कंप्यूटर का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 0, तो 0 देखो कंप्यूटर के एक्सेस पे 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। ओके, हैमबर्गर का प्रोडक्शन हो रहा है 1000 देखो हैमबर्गर के एक्सेस पे, ये रहा। तो हमें फर्स्ट पॉइंट मिला A.10, तो वी गेट A.10। सेकेंड बी पॉइंट में क्या हो रहा है, वी आर प्रोड्यूसिंग कंप्यूटर का प्रोडक्शन हम कितना कर रहे हैं, 1 यूनिट, और हैमबर्गर का प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, 900। तो बी पॉइंट देखो कंप्यूटर का 1 यूनिट, तो कंप्यूटर के एक्सेस पे चलो तो 1 यूनिट यहाँ पे, हैमबर्गर का 900, हैमबर्गर के प्रोडक्शन में चलो 900 यहाँ, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया यहाँ से, वी गेट दिस बी पॉइंट। सिमिलरली सी पॉइंट्स, 2 यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, 2 यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, हैमबर्गर 600, हैमबर्गर का 600, ये दोनों पॉइंट मिला है, यहाँ पे सी पॉइंट मिला। एंड डी पॉइंट, हैमबर्गर का प्रोडक्शन 0, तो हैमबर्गर के एक्सेस पे चलो 0, ये रहा। कंप्यूटर का प्रोडक्शन 3, कंप्यूटर के प्रोडक्शन में 3, चलो ये पॉइंट मिला डी। व्हेन वी ऐड दिस पॉइंट्स वी गेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यही सेम प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को हमने कर्व के थ्रू प्रेजेंट करा, दैट विल बिकम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, एंड beyond this production possibility curve, that is point E, this is unattainable point. Why? Because at this point we need more resources. क्योंकि अगर मुझे E पॉइंट पे जाना है तो मतलब मेरा क्या हो रहा है, X का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, Y का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब मुझे E पॉइंट पे कंप्यूटर का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, हैमबर्गर का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, जो कि मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकती, विच कैन आई नॉट प्रोड्यूस। वाई? बिकॉज गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, मेरे पास 100 ही लेबर है। अब इस 100 लेबर को यूज़ करके मैं बस ABCD ये ही बाउंड्री और यही पॉइंट्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ, इसके बियॉन्ड मैं प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। वाई? बिकॉज आई हैवंट रिसोर्सेज, मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। जब मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो मैं इस पॉइंट को अटेंड ही नहीं कर पा रही, सो दिस पॉइंट विल बिकम अनअटेनेबल पॉइंट। बियॉन्ड द PPC कर्व any point will be considered as unattainable point, whereas below the PPC curve any point will consider as inefficient। अब देखो बिलो दो तो आपने बोला मैम अबाव में तो हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे रिसोर्सेज, बिलो में तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वाले पॉइंट्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसको प्रोड्यूस तो कर सकते हो, बट एट दिस पॉइंट PPC के बिलो कोई भी पॉइंट पे हम क्या होते हैं, रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। जैसे मेरे पास 100 लेबर है, अगर मैं आई पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मेरे लेबर है वो 100 जो लेबर है वो पूरा कंज्यूम नहीं हो पा रहा, मे बी वो 50 यूनिट्स ही कंज्यूम हो पा रहा है, 50 लेबर को ही मैं कंज्यूम कर पा रही हूँ, 75 को ही कर पा रही हूँ, मतलब कुछ रिसोर्सेज मेरे अनयूज्ड रह जाते हैं। अनयूज्ड रह जाते हैं मतलब मैं एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रही मेरे रिसोर्सेज को, इसीलिए बिलो द PPC कर्व any point will be considered as inefficient points, और PPC कर्व पे बने सारे point will be considered as efficient because on this point we are using fully utilized or we are using complete resources or we are using fuller utilization of resources. Okay, I hope it will clear. One more thing, PPC will also consider as a production possibility boundary. Why? Because ये हमें बताता है प्रोडक्शन की बाउंड्री की, इस बाउंड्री के बाहर आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो इसने एक बाउंड्री बताई ना कि यू कैन प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली इन दिस बाउंड्री, इस बाउंड्री तक आप प्रोड्यूस कर सकते हो, इसके बाहर नहीं कर सकते। तो PPC ने हमें एक बाउंड्री दी कि किसकी बाउंड्री दी, प्रोडक्शन की बाउंड्री दी, सो वी कैन ऑल्सो से production possibility curve, also known as production possibility boundary. I hope you will clear this concept. So students, I have explained you meaning of PPC, PPC curve and PPC schedule. Now I will explain you property of PPC, rotation in PPC and shifting in PPC. So I will explain you first property of PPC. PPC have two properties. First is PPC is concave to the origin. Second is PPC slope downwards. So PPC is concave to the origin. What is meaning this?
PPC इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, मीनिंग कि PPC का जो ओरिजिन पॉइंट होता है वहाँ से PPC क्या होता है, कॉन्केव शेप लेता है. PP का हमारा PPC का ओरिजिन पॉइंट होता है दिस, यहाँ से उसकी शेप होती है कॉन्केव. सो PPC शेप इज लाइक दिस. आपने देखा है, हमने लास्ट अभी हमने जस्ट डिस्कस करा था PPC का मीनिंग और PPC का, तो हमने सेम ऐसा ही शेप बनाया था PPC का. तो दिस शेप इज नोन एज कॉन्केव शेप. वहीं एक शेप और होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स, वो होती है दिस टाइप. तो ये होती है कॉन्वेक्स और ये होती है कॉन्केव. तो PPC इस शेप का ना होके इस शेप का होता है, कॉन्केव का. अब रीज़न क्या है कॉन्केव शेप होने का? इसका रीज़न है इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको एब्रिविएशन फॉर्म में वी कैन से दैट MOC, इंक्रीजिंग MOC. इंक्रीजिंग MOC मीन्स टू इंक्रीज additional unit of X commodity, the production of Y commodity or sacrifice of Y commodity will become more and more. Meaning अगर हमें X यूनिट का एडिशनल प्रोडक्शन करना है तो हमें Y यूनिट का जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो हमारा मोर से मोर या इंक्रीज होता जाएगा. हमारा जो सेक्रीफाइस है वो इंक्रीज और इंक्रीज होता जाएगा. तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इन फर्दर वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू डीपली व्हाट इज मीनिंग बाय द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड व्हाट इज मीनिंग बाय इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. In this video, you just focus on increasing marginal opportunity cost, and meaning of increasing marginal opportunity cost means to increase additional unit of X commodity, the sacrifice unit of Y commodity will become more and more. Simple सी बात है. Now PPC slope downward sloping. Second property is PPC have downward slope. Downward sloping, देखो आपका ये जो PPC है इसका शेप क्या है, कॉन्केव है, बट कॉन्केव में भी ये डाउनवर्ड है. मीनिंग कि जैसे आपका फर्स्ट A पॉइंट यहाँ है एंड सेकेंड पॉइंट B यहाँ है, तो A से B पॉइंट पे गए हो तो देन इफ़ यू आर मूविंग A टू B पॉइंट देन you will increase X good or commodity production and also decrease Y goods commodity production. Meaning if you want to increase additional unit of X commodity then you have to reduce the production of Y goods. So there is inverse or there is negative relationship between X commodity production and Y commodity production because we have limited resources. So PPC is downward sloping, meaning there is negative relationship or inverse relationship between production of two goods. If you want to increase one commodity production, then you have to decrease other commodity production because you have limited resources. Like we have only 100 labor. If you are using more labor in production of X goods, then you have to withdraw the labor from the other commodity production. And with this the production of other commodity will decrease. I hope it will clear. PP is concave to the origin point ये होता है, ये concave shape. Second, PPC slope downward sloping, meaning ये नीचे की तरफ जाता है. PPC is downward sloping. Now we are moving another concept, that is shifting and rotation in PPC. So if the resources will increase or if the resources change, then PPC will shift. So change in resources if happen, then PPC will shift. If the resources will increase, then PPC shift rightward or outward. If the resources decrease, then PPC will shift leftward or inwards. So first case, resources will increase. If the resources will increase, then PPC is first is A and B. Initially PPC is AB. If resources increases, then our production capacity will increase. So with increasing in production capacity, we can produce more goods. So our PPC will shift rightward or leftward, that is A dash B dash. So our PPC shift AB PPC to A dash B dash PPC. AB PPC to A dash B dash PPC. Okay.
if resources decreases, like we have only 50 labor, then PPC will shift leftward or inward. If resources decreases, then our initially PPC is A and B. Okay, if resources decreases, with decreases resources, our production capacity will also decrease, and with production capacity decreases, our production will decrease. So our PPC will shift leftward or inwards. So PPC will shift inwards, and new PPC is A dash and B dash. So AB to A dash B dash. So let me clear you. If change in resources happen, then PPC will shift. What I'm trying to say, if change in resources happen, like you use advanced technology in both the goods production, you use more labor in both the goods of production, then your PPC will shift. If resources increase, then your PPC will shift outward. If resources decrease, your PPC will shift leftward. Clear? Now next is rotation in PPC. So when will happen rotation? If change in technology related to production of one goods only, meaning rotation will happen if there will any change in technology related to production of only one goods. मीनिंग रोटेशन कब होगा? जब टेक्नोलॉजी में चेंज तो होगा, बट वो चेंज दोनों गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होगा, वो कौन से एक सिंगल गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा. ओके, तब रोटेशन होगा. ओके, तो स्टार्टिंग में लेट अस अज्यूम हमारा पीपीसी है ए एंड बी. इफ वी यूज एडवांस टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स गुड्स, मीनिंग यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि हमने एक्स गुड्स के प्रोडक्शन में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करा है. वाई गुड्स के प्रोडक्शन में हमने टेक्नोलॉजी जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं वो सेम टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ कर रहे हैं. बट एक्स गुड्स का प्रोडक्शन, एक्स गुड्स मतलब कोई सी भी गुड्स हो सकती है, उसके प्रोडक्शन में हमने एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करा. ओके, इफ़ वी आर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इन एक्स गुड्स प्रोडक्शन, देन आवर पीपीसी विल शिफ्ट लेफ्ट और राइटवर्ड. तो हमारा पीपीसी हो जाएगा दिस, क्योंकि आपने वाई गुड्स के प्रोडक्शन में कोई टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं करा, तो यहाँ के साइड में कोई चेंज नहीं होगा. यू यूज़ मोर और एडवांस टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स गुड्स, सो आपके एक्स गुड्स के साइड में चेंज होगा. सो आपने एडवांस यूज़ करा तो आपका आउटर साइड गया. इफ़ यू आर यूजिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी, योर पीपीसी विल शिफ्ट इनवर्ड. तो ये एडवांस में आपका पीपीसी हो गया ए बी डैश, और अगर आपने ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करी तो आपका पीपीसी कितना हो जाएगा? ए से बी डैश. तो ये कब यूज़ हुआ? जब आपने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करा. ये कब हुआ? जब आपने ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करी. आई होप क्लियर. बट यहाँ पे आपने टेक्नोलॉजी यूज़ करी ओनली फॉर एक्स गुड्स के प्रोडक्शन में. ओके, वाई गुड्स में कोई चेंज नहीं हो तो वाई की साइड कोई चेंज नहीं. नाउ यू आर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इन वाई गुड्स प्रोडक्शन, और एक्स गुड्स के प्रोडक्शन में हम जो सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करें वो सेम रहेगी. तो आपका पीपीसी में चेंजेस किस साइड होगा? सेम वाई गुड्स की साइड में होगा, वाई एक्सेस पे ही होगा. योर पीपीसी इज ए एंड बी. नाउ यू आर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ Y good production, then your PPC will become A dash B, because you are using advanced, so your PPC will rotate outward. If you are using old technology, then your PPC will rotate inwards.
Okay, here you are using advanced technology only, advanced technology or old technology only. Y goods. Production. If you are using advanced technology, and if you are using old technology. Okay, I hope it will clear. Property of PPC. PPC is concave to the origin. ये origin point है, यहाँ से concave shape है. Why? Due to increasing MOC. Second property, PPC slope downwards. Why it is downward? Because you have limited resources. If you want to increase another unit of X commodity, then you have to decrease Y commodity production. Okay, इसलिए हमारा PPC downward sloping होता है. Then we had discussed change in resources or change in PPC, meaning shifting in PPC. Shifting will happen when resources will change. If resources increases, then PPC will shift outward or rightward. If resources decreases, then your PPC will shift inward. Now, rotation in PPC. Rotation in PPC will happen when change in technology is related to only one goods. What I am saying to, changes happen one goods. If we are using advanced technology, then a PPC will rotate outward. If we are using older technology, your PPC will rotate inwards. Same goes with Y goods. If we are using or if we are changing technology in Y goods production, then rotation will happen at Y axis. If you are using advanced technology, the PPC will rotate outward. If you are using older technology, your PPC will rotate inwards. What is meaning by the opportunity cost? The opportunity cost is the cost of the next best opportunity foregone to avail given opportunity. Meaning opportunity cost क्या है? आप किसी गिवन अपॉर्चुनिटी को जब ऑप्ट करते हो तो उसके अगेंस्ट आपने जो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट करी है वो ही क्या है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इन सिंपल लैंग्वेज, राम हैव completed his graduation. Now he have two options. Ram have completed his graduation. Now he have two option. उसको दो ऑप्शन मिले, कंपनी ए और कंपनी बी. कंपनी ए उसको 40,000 पर मंथ जॉब प्रोवाइड करा रही है, कंपनी बी उसको 30,000 पर मंथ जॉब प्रोवाइड करा रही है. ठीक है, ऑफकोर्स राम विल ऑप्ट 40,000 per month job or Ram will choose A company. If he choose opportunity A or company A, then he will lose some unit of other quantity, that is 30,000 per month job. इसने 40,000 per month job लेने के लिए 30,000 per month job का लॉस कराए या अपॉर्चुनिटी को फॉरगोन कराए. Then 30,000 per month job will be considered as opportunity cost of 40,000 per month job. मतलब 40,000 per month job की opportunity cost क्या रही? 30,000 per month. आपको क्लियर हो चुका है कि दो अपॉर्चुनिटी है. एक अपॉर्चुनिटी जो ऑप्ट करते हो उसके बदले आपने कौन सी अपॉर्चुनिटी का लॉस्ट करा है, वो लॉस्ट होने वाली अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ योर गिवन अपॉर्चुनिटी. ओके, now we will move ahead with another topic, that is marginal opportunity cost. Marginal opportunity cost is also known as a slope of PPC. marginal opportunity cost को हम PPC का slope ही बोल सकते हैं. and आपको पता होना चाहिए what is meaning by marginal opportunity cost. for this reason, marginal means होता है difference. मतलब एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए आपको कितना चेंज हुआ है. मार्जिनल मीन्स चेंज, डिफरेंस होता है. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब एक अपॉर्चुनिटी को गेट करने के लिए, अपॉर्चुनिटी की एक एडिशनल यूनिट को गेट करने के लिए आपको कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, कितनी यूनिट आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताती है. इन सिंपल लैंग्वेज, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल टेल अस
to produce additional unit of X commodity, how many unit of Y commodity have to be sacrificed? मतलब X की एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको Y का कितना क्वांटिटी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ये कौन बताता है? ये बताता है हमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इन फॉर्मूला वाइज इज द रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ Y commodity sacrificed to gain additional unit of X commodity. मतलब ये एक रेशियो है Y कॉमोडिटी के चेंज का और X कॉमोडिटी के चेंज का, कि Y कॉमोडिटी का कितना लॉस होगा टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ X कॉमोडिटी. तो फॉर्मूले वाइज क्या है? माइनस डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X. यहाँ पे मैंने डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X तो लिखा है, ये तो आपको समझ में आ गया. डेल्टा Y मीन्स जो सेक्रीफाइस होने वाली यूनिट है, डेल्टा X मीन्स जो हम गेन करने वाली यूनिट है, जिसका हम एडिशनल प्रोडक्शन करने वाले. यहाँ माइनस का सिंबल डिनोट करता है नेगेटिव रिलेशनशिप को, क्योंकि एमओसी क्या है? एक नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है कि आपको एक्स के एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए वाई का कितना लॉस करना पड़ रहा है. तो मतलब एक्स का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए आपको वाई का क्या करना पड़ रहा है? लॉस करना पड़ रहा है. तो ये क्या है? एक नेगेटिव रिलेशनशिप है. नेगेटिव मतलब एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को डिक्रीज करना पड़ रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव रिलेशनशिप. तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप का ही रिलेशनशिप यहाँ पे नेगेटिव के थ्रू या नेगेटिव सिंबल के थ्रू हमने यहाँ पे सिंबलाइज किया है. यहाँ पे माइनस का सिंबल इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है. ठीक है, इसलिए माइनस का सिंबल यहाँ पे लगा है. और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आपको क्लियर? डेल्टा वाई मीन्स जो यूनिट एक्स वाई की सेक्रीफाइस होने वाली, और डेल्टा एक्स मतलब जो यूनिट आप गेन करने वाले. नाउ दिस इज द टेबल. इन बाय दिस टेबल वी विल डिराइव एमओसी. यहाँ पे पॉइंट से ए बी सी डी कॉम्बिनेशन है. एट ए कॉम्बिनेशन वी प्रोड्यूसिंग मैगी 100 kg एंड पास्ता का प्रोडक्शन हो रहा 0. मीनिंग यहाँ पे हमने दो कॉमोडिटी ली है, क्योंकि पीपीसी क्या था हमने पढ़ा था? पीपीसी इज ए कर्व विच शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कॉमोडिटीज दैट कैन बी प्रोड्यूस. तो यहाँ पे टू कॉमोडिटीज कौन कौन सी? मैगी एंड पास्ता. ठीक है, मैगी और पास्ता हमने दो लिया है. कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई एफ. एट ए कॉम्बिनेशन मैगी का प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 100 kg और पास्ता का प्रोडक्शन हो रहा है 0 kg. यहाँ पे एमओसी हम अभी डिराइव करेंगे. मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि ये टेबल क्या एक्सप्लेन कर रही है, जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुके हैं. एट बी कॉम्बिनेशंस वी प्रोड्यूसिंग 90 यूनिट ऑफ मैगी एंड 25 यूनिट ऑफ पास्ता. ओके, एंड सी कॉम्बिनेशन वी प्रोड्यूसिंग 70 यूनिट्स. मतलब हम मैगी का प्रोडक्शन कम करते जा रहे हैं. यहाँ देखो 100 से 90 पे है, 90 से 70 पे है, 70 से 40 पे है, एंड 40 से 10 एंड 10 से 0 पे. हमारा मैगी का प्रोडक्शन, यहाँ पे मैगी से मीन्स वाई गुड्स है. ये जो वाई गुड्स फॉर्मूले में होती है ना, वहाँ पे हमने मैगी लिया है. मैगी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है और एक्स गुड्स का एडिशनल आउटपुट यानी गेन ऑफ आउटपुट, मतलब जिसका हम प्रोडक्शन एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो वो है हमारा एक्स यूनिट दैट इज पास्ता. तो पास्ता का प्रोडक्शन हो रहा है 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 85, 85 से 87. ओके, अब एमओसी डिराइव कैसे करते हैं? एट फर्स्ट पॉइंट एमओसी विल बी डैश. हम फर्स्ट पॉइंट पे एमओसी को डैश जनरली क्यों लिखते हैं? क्योंकि एमओसी बताता है एडिशनल यूनिट किसी एक कॉमोडिटी का प्रोड्यूस करने के लिए आपको दूसरी कॉमोडिटी का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ना. तो ए पॉइंट में हमने एडिशनल कोई प्रोडक्शन किया ही नहीं, तो हमें कितना सेक्रीफाइस करने पड़ेगा उसका कैलकुलेशन करने की कोई नीड नहीं, इसलिए हम यहाँ पे सिंपल सा डैश लिख देते हैं. ठीक है, अब बी पॉइंट पे आते हैं. बी पॉइंट पे हमने एक्स का एडिशनल प्रोडक्शन करने के लिए हमें वाई का कितना लॉस हुआ, ये हमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी बताता है. ये हम यहाँ पे डिराइव करें. तो 0 से 25 पे करें तो हमें एडिशनल यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट, एक एक्स्ट्रा केजी प्रोड्यूस करने के लिए किसका? पास्ता का, हमें मैगी का कितना लॉस करना पड़ रहा है. तो हमने सब सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. तो डेल्टा वाई क्या होगा? जो यूनिट सेक्रीफाइस हो रही है. माइनस सिंबल हमने किसका लिखा है? माइनस सिंबल हमारा फॉर्मूले का माइनस सिंबल लिखा है. अब ये -10 कैसे आया वो देखते हैं. कि आप ए से बी पे गए, हम बी पॉइंट पे देख रहे हैं कि बी पॉइंट पे डेल्टा वाई क्या रहा. डेल्टा वाई मतलब आपके वाई में कितना चेंज हुआ. तो आपका डेल्टा वाई कैसे निकलता है? जनरली निकलता है डेल्टा वाई एन
इक्वल्स टू वाई एन माइनस वाई एन माइनस एन माइनस वन। ठीक है, अब बात आती है वाई एन क्या होता है। जैसे माना आपका सेकेंड यूनिट पे आपको निकालना है डेल्टा वाई, मतलब सेकेंड यूनिट पे वाई में कितना चेंज हुआ, तो यहाँ पे सेकेंड यूनिट का ही वाई यूनिट लिखेंगे माइनस सेकेंड से जस्ट प्रीवियस वाली दैट इज वन, क्योंकि यहाँ पे एन क्या है, एन माना है हमने सेकेंड यूनिट, ये अज्यूम एन इक्वल्स टू टू। तो फॉर्मूले वाइज देखा जाए तो डेल्टा वाई एन की जगह टू लिखेंगे, यहाँ पे वाई की जगह वाई एन की जगह टू लिखेंगे क्योंकि हमने टू माना है, टू यूनिट मतलब सेकेंड यूनिट पे हम देख रहे हैं, माइनस वाई एन माइनस वन, तो एन की जगह टू लिखेंगे माइनस वन की जगह वन लिखोगे। अब टू माइनस वन कर तो कितना आता है, ऑफकोर्स वन ही आता है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यहाँ ये लिखी डेल्टा टू कैसे निकला, डेल्टा टू इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन। तो चेंज क्या होता है सिंपल सा, और जनरली आपको अगर सिंपली वे में बताऊं तो ए से बी पे गए तो आपका चेंज कितना हुआ, 100 से 90 पे गए हो आप, चेंज यही तो हुआ। तो चेंज मतलब डिफरेंस कितने का आया, 100 से 90 पे गए तो कुछ बच्चे जनरली 10 लिख देते हैं, तो 10 नहीं होगा यहाँ पे -10 आएगा। क्यों, क्योंकि 100 से 90 पे गए हो, 100 से 110 पे नहीं गए आप, 100 से 90 पे गए, तो मतलब क्या हुआ, डिफरेंस तो 10 का है बट वो डिफरेंस कैसा रहा, नेगेटिव रहा, तो आप माइनस का 10 लिखोगे, तो डेल्टा वाई की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस का 10। वहीं 0 से 25 पे गए हो तो डिफरेंस कितने का क्रिएट हुआ, 25 का डिफरेंस क्रिएट हुआ। जब 25 का डिफरेंस क्रिएट हुआ पर ये डिफरेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे 25 पॉजिटिव का आता है। ओके, अब देखो बात ये होती है, यहाँ पे मैंने इसको फर्दर डीपली एक्सप्लेन करा, एट बी पॉइंट आपने कैसे करा, डेल्टा वाई कैसे निकाला, हमने यहाँ पे 100 से 90 पे गए, तो 90 माइनस 100 करा तो माइनस का कितना आया, माइनस का 10, और 25 माइनस 0 करा, 0 से 25 पे गए तो 25 माइनस 0 होगा, कि चेंज यही तो देखते हैं आज और पुराने वाले में क्या चेंज हुआ है, तो हम देखते हैं आज और पुराने में क्या डिफरेंस है, तो 25 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा 25, और फॉर्मूले का नेगेटिव तो आप लिखोगे, तो ये नेगेटिव नेगेटिव सिंपल क्रॉस करके आपका आंसर क्या होगा, 0.4 आएगा आपका आंसर। तो ऐसे आपका यहाँ पे माइनस का नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और 0.4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये करने की इतना डीपली यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखते हो दैट इज सफिशिएंट। वहीं सी पॉइंट पे एमओसी कैसे निकलेगी, सी पॉइंट में डेल्टा वाई कितना हुआ, डेल्टा वाई मतलब वाई का चेंज कितना हुआ, सी पॉइंट से मतलब ए से बी पे गए तो चेंज कितना हुआ 10 का, 10 मतलब -10, बी से सी पे गए तो वाई में कितना चेंज हुआ, 90 से 70 पे है, तो माइनस का 20 नहीं बोलना है यहाँ पे, माइनस का 20 होगा क्योंकि कम हुई चीज़ें, तो माइनस का 20 यहाँ लिखा डेल्टा वाई की जगह, एंड फॉर्मूले में डेल्टा एक्स भी तो आता है, तो डेल्टा एक्स में कितना हुआ, 25 से 50 पे गए तो कितना का चेंज हुआ 25 का, तो 25 हमने यहाँ मेंशन करा। अब यहाँ पे क्या लिखा हमने, माइनस का सिंबल करा, क्यों, फॉर्मूले का माइनस का सिंबल, यहाँ पे माइनस का सिंबल, माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर इसको सॉल्व करोगे तो 0.8 आएगा। फर्दर एट डी पॉइंट हमारा डेल्टा वाई में चेंज कितना है, 70 से 40 पे गए, कितने का चेंज हुआ -30, और x में कितना चेंज हुआ, 50 से 75 पे गए, कितने का चेंज हुआ 25 पॉजिटिव, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके 1.25, ऐसे हम इसको पूरे को डिराइव कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि माइनस का, कई बार क्या होता है बुक्स में ये माइनस का सिंबल नहीं देते, आपको यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं देंगे तो यहाँ पे भी आपको ये नहीं बताएंगे कि माइनस का 10 आएगा क्या, आपको जस्ट बताएंगे डिफरेंस। जनरली यूट्यूब वीडियोस में क्या होता है, आपको बताता है इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस डिवाइड करो आ जाएगा, भाई डिफरेंस डिवाइड तो कर रहे हो बट आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूले में कई बार माइनस होता है बट यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, तो माइनस एक जगह माइनस एक जगह माइनस नहीं, तो हमारा नेट इफेक्ट क्या रहेगा, माइनस रह जाएगा, तो वो चीज़ हो क्लियर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे भी माइनस रहता है, यहाँ पे माइनस रहने का रीज़न क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है, और यहाँ माइनस की डिफरेंस जो क्रिएट हुआ वो माइनस में हो, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने की बात है कि आपका एमओसी क्या हो रहा है, आपका एमओसी क्या है, एमओसी मतलब आपका सेक्रीफाइस जो हो रहा है, एडिशनल यूनिट
पास्ता की प्रोड्यूस करने के लिए आपको मैगी का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ये बताता है एमओसी। तो आपने फर्स्ट केजी यानी फर्स्ट बी पॉइंट पे आपको एडिशनल 1 kg पास्ता एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए आपको मैगी का कितना यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 0.4 kg, ठीक है, 0.4 kg। फिर सी पॉइंट पे एक और एडिशनल यूनिट पास्ता का प्रोड्यूस करने के लिए आपको मैगी का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा है, 0.8 kg। एंड थर्ड यूनिट डी पॉइंट पे आपको मैगी की पास्ता की एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 1.2 kg। तो मतलब ये जो सेक्रीफाइस है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपकी एमओसी क्या है यहाँ पे, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग का मतलब है कि आपकी एमओसी ये जो सेक्रीफाइस यूनिट है आपकी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और ड्यू टू दिस रीजन मैंने आपको बताया था ना कॉन्केव क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी। यही तो मैंने बताया था कि एडिशनल यूनिट एक्स का प्रोड्यूस करने के लिए जो आपका वाई का सेक्रीफाइस है वो मोर से मोर होता जाएगा, मतलब वो सेक्रीफाइस इंक्रीज होता जाएगा। कि पहले आपने 0.4 मैगी का 0.4 kg ही मैगी को सेक्रीफाइस करा था 1 kg एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए, कौन सा, पास्ता का। फिर आपने एक और kg पास्ता का एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए 0.8 kg किसका लॉस करा, मैगी का। फिर एक और एक्स्ट्रा यूनिट पास्ता का प्रोड्यूस करने के लिए आपने मैगी का 1.2 kg लॉस करा। तो ये जो लॉस है, ये जो सेक्रीफाइस है, क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जाता है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या सेक्रीफाइसिंग जो यूनिट है वो इंक्रीज हो रही है। ड्यू टू दिस रीजन योर पीपीसी विल बी कॉन्केव। इसको एक और तरीके से मैं समझा सकती हूँ। ओके, ये x है, ये x कॉमोडिटी है, ये y कॉमोडिटी है, x1 x2 x3, ओके। दिस इज y1 y2 एंड y3 ओरिजिन ऑफ पॉइंट। देखो हमारा एमओसी क्या है, x के एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए y का कितना सेक्रीफाइस हो रहा है। सो a से b पॉइंट पे गए, a b c, a से जब b पॉइंट पे जाते हो तो आपने x का क्या करा, x1 से x2 पे गए, डेल्टा x कितना हुआ, ये यहाँ पे ये डेल्टा x हुआ, इसको हमने नेम दे देंगे z। तो डेल्टा x कितना हुआ, हमारा एमओसी क्या होता है, माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, तो डेल्टा x कितना है हमारा, माइनस का सिंबल होगा, डेल्टा x लिखेंगे z टू b, ओके। और हमारा y का कितना सेक्रीफाइस हो, a से b पे गए तो हमने एडिशनल तो कितना प्रोड्यूस करा, x का x1 से x2 पे गए, बट हमारा सेक्रीफाइस कितना हुआ, a से z तक का सेक्रीफाइस हो, तो a टू z। ये हो गया एल्जेब्रिक फॉर्म में। ये मैथमेटिकल फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको डायग्राम के थ्रू बोला जाए कि कैलकुलेट एमओसी थ्रू द डायग्राम, तब आप ऐसे कैलकुलेट करोगे कि यहाँ पे लिखो कि z टू b, तो z टू b आपका डेल्टा x हो गया, और डेल्टा y मतलब y में कितना सेक्रीफाइस है, y1 से y2 पे गए तो एल्जेब्रिक फॉर्म में कितने गए, a से z पे गए तो a टू z, या तो a टू z लिख दो या a z लिख दो, बात वही होती, ठीक है। मतलब x की एडिशनल यूनिट, मतलब एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको y का कितना लॉस करना पड़ा, इतना यूनिट लॉस करना पड़ा। इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर एडिशनल यूनिट, अगर आप x का एक और एडिशनल प्रोड्यूस करते हो तो आपने, ये हो गया z1, तो आप z1 से c पे गए, एक्स्ट्रा यूनिट आपने y की x की प्रोड्यूस करी। सो इस केस में अब जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो क्या हो रहा है, b से z1, ये जो सेक्रीफाइस हो रहा है ये क्या है, बड़ा नहीं हुआ। पहले आपने इतना यूनिट सेक्रीफाइस करा था एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए x की,
आप जो एडिशनल यूनिट ही प्रोड्यूस करें, बट उसके लिए सेक्रीफाइस कितना कर रहे हो, वाई का इतना बड़ा। पहले छोटा पोर्शन सेक्रीफाइस करा, अब बड़ा पोर्शन सेक्रीफाइस करा, तो मतलब सेक्रीफाइस क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो यही इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण ही ये शेप होता है आपका कॉनकेव शेप। समझ में आया, क्लियर हुआ कॉनकेव शेप क्यों होता है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ NCERT microeconomics, that introduction of microeconomics. Thank you.